हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। और अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे कक्षा 9 के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ में, क्योंकि दोस्तों अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ का वर्गीकरण और पदार्थ के मूल अवलक्षणिक लक्षणों के बारे में बता दिए थे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ के वर्गीकरण की, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि पदार्थ का वर्गीकरण जो है ठोस, द्रव तथा गैस में किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण ठोस, द्रव तथा गैस में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो ठोस, द्रव तथा गैस में होता है। ठोस, द्रव तथा गैस में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है वो ठोस, द्रव तथा गैस में किया गया है। और दोस्तों ये पदार्थ के जो तीनों वर्गीकरण है, जो पदार्थ का पहला, दूसरा और तीसरा वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण जो है इनमें पाए जाने वाले कणों की विशेषताओं के कारण किया जाता है। ये वर्गीकरण पदार्थों में पाए जाने वाले पदार्थों के कणों में, ये वर्गीकरण इन कणों की विशेषताओं के कारण, या फिर कणों की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है या फिर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा ये वर्गीकरण है, पदार्थ का वर्गीकरण ठोस, द्रव तथा गैस में किया गया है, ये क्यों किया गया है दोस्तों? तो जो पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, जो पदार्थों में इस तरह की ठोस, द्रव तथा गैस, ये जो अवस्थाएं पाई जाती है, ये पदार्थों में पाए जाने वाले कणों के आधार पर बांटी जाती है कि पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उनकी कैसी स्थितियां हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। और जब उनकी विशेषताएं देखते हैं, उनकी क्वालिटीज देखते हैं, तो हम उसमें फिर क्या करते हैं, उन आधार पर बांट देते हैं कि ये ठोस है, कि ये वस्तु द्रव है, या फिर ये वस्तु गैस होगी। अब इनमें से सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ठोस की, कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ठोस। अब ठोस में क्या होता है दोस्तों? ठोस के जो अणु होते हैं वो, इनमें जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल का मतलब इनमें जो एक दूसरे को आकर्षित करने वाला बल होता है, एक दूसरे को जकड़ कर रखने वाला जो बल होता है वो काफी प्रबल होता है। और इनके मध्य जो अणु होते हैं दोस्तों वो काफी पास स्थित होते हैं, जिसके कारण ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस कारण से गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, और यही कारण हो जाता है कि ये ऐसी वस्तुएं ठोस कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, ठोस के अणुओं के मध्य, ठोस में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल काफी प्रबल होता है दोस्तों। आकर्षण बल काफी प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात क्या हो गई कि ठोसों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो काफी प्रबल होता है। वो आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ये क्या करता है, अणुओं को एक दूसरे को एकदम से जकड़ के रखता है दोस्तों, कहीं उन लोगों को जाने नहीं देता, एक दूसरे अणु को पकड़ के रखता है। तो ये इनमें जो आकर्षण बल होता है दोस्तों काफी प्रबल होता है। और इनमें जो होता है ठोसों में, इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान
बहुत कम होता है। इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, इनके अणुओं के मध्य क्या होता है दोस्तों, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिस कारण इनके अणुओं के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, वो काफी कम होता है। ठीक है दोस्तों, इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिस कारण ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और जब इनके मध्य रिक्त स्थान, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत रिक्त स्थान की दूरी कम होने का मतलब है दोस्तों कि बहुत पास पास होते हैं, और बहुत पास पास होने के कारण ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस में क्या होता है, ठोस में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, काफी मजबूत होता है, और आकर्षण बल प्रबल होने के कारण ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुए होते हैं। और इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, एक अणु से दूसरे अणु के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो दोस्तों कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए एक अणु ये है और दूसरा अणु ये हो जाएगा, तीसरा अणु ये हो जाएगा, अगला अणु ये हो जाएगा, आने वाले सभी अणु ऐसे होते हैं दोस्तों। मतलब कि इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही कम, अगर हम माने तो नगण्य रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें रिक्त स्थान जो होता है बहुत कम होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, और इसी दूरी के कम होने के कारण इनमें ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके जो पदार्थ के अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं वो गति करने में स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों अनुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनकी विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है दोस्तों, हम अनुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनकी बातें इस प्रकार बता सकते हैं दोस्तों। कैसे? अनुगतिज सिद्धांत के आधार पर क्या कहते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अनुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनके आकार की, इनमें आकार कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ठोस में बात करेंगे इनके आकार की, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इनमें आकर्षण की, आयतन की बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे आकर्षण की, फिर बात करेंगे दोस्तों इनके आकर्षण की, और उसके बाद दोस्तों हम करेंगे सबसे लास्ट जो इसके अंतर्गत हेडिंग होगी वो हमारी होगी घनत्व। ठीक है दोस्तों, घनत्व दोस्तों क्या होगा, ठोस जो होते हैं, ठोस में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, और इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान नगण्य मान सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और जिस कारण ये गति करने में स्वतंत्र नहीं होते, इस कारण से गति नहीं कर सकते। और अनुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनकी विशेषताएं निम्न हैं। इनके आकार की बात करेंगे दोस्तों, इनमें आयतन की बात करेंगे, इनमें आकर्षण की बात करेंगे, और इनमें घनत्व की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आकार की बात करें दोस्तों, तो ठोसों का आकार क्या होता है। ठोसों में जो आकार होता है वो इनके मध्य पाए जाने वाले जो अणु होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और जिस कारण वे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते। तो इस कारण से इनमें पाए जाने वाला जो इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इनका जो आकार हो जाता है दोस्तों निश्चित हो जाता है। क्यों निश्चित हो जाता है आकार दोस्तों, तो आकार की हेडिंग बात करेंगे तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि आकार निश्चित हो जाता है। कैसे निश्चित हो जाता है दोस्तों, इनके मध्य जो अणु होते हैं
वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जब कोई चीज़ गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है, मतलब वो एक जगह पर स्थित है, और जब एक ही जगह पर स्थित है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि आकार उनका क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगर वो एक जगह पर स्थित ना हो, इधर से उधर भागे, ऐसे ही भागे दोस्तों, कहीं भी भाग सकते हैं, तो जब भाग ही रहे हैं तो उनका आकार जो है कोई निश्चित नहीं होगा दोस्तों। कभी कोई आकार ले लेंगे, कभी कोई आकार ले सकते हैं, लेकिन इनके मध्य जो बल, जिनके मध्य अणु होते हैं, वो निश्चित स्थिति में रहते हैं, और जिस कारण उनके निश्चित होने के कारण ठोसों का आकार जो होता है वो निश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठोसों के आकार में हमने बात की। ठोस अवस्था में अणु जो होते हैं निश्चित स्थान पर स्थित रहते हैं। ठोस अवस्था में अणु, ठोस अवस्था में अणुओं का स्थान निश्चित होता है। अणुओं का स्थान निश्चित होता है। स्थान निश्चित होता है, जिस कारण ठोसों का स्थान निश्चित होता है, जिस कारण ठोस का आकार निश्चित होता है, जिस कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, ठोस अवस्था में या फिर ठोस के जो अणु होते हैं, उन अणुओं का स्थान निश्चित होता है। वो जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान पर बने रहते हैं। उनमें ये कतई नहीं होता है कि अभी इस स्थान पर, कभी इस स्थान पर, कभी इस स्थान पर, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, उनका आकार परिवर्तित होता रहेगा, उनका आकार परिवर्तित रहेगा। और अगर दोस्तों जब वो एक ही स्थान पर है, अब इनके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, देखिएगा इनके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, जो ठोस होगा, ठोस का आकार एकदम निश्चित होगा, क्योंकि उनके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके आयतन की, ठोस के आयतन की। तो ठोस के आयतन में क्या होता है दोस्तों, इसके जो अणु होते हैं अत्यधिक पास में स्थित होते हैं, और अत्यधिक पास में स्थित होने के कारण उनकी स्थितियां जो होती हैं निश्चित होती हैं। उनकी स्थितियां कभी बदलती नहीं हैं, और स्थितियां निश्चित होने के कारण इनका जो आयतन होता है, ठोस का जो आयतन होता है, वो भी दोस्तों निश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आयतन में क्या होता है दोस्तों, आयतन में ठोस के अणुओं में, ठोस के अणु, ठोस के अणुओं में उनकी स्थितियां बदलती नहीं, बल्कि निश्चित होती हैं, अतः अब जब इनकी स्थितियां निश्चित होती हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं अतः ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। अतः ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है, इनकी जो स्थितियां होती हैं वो बदलती नहीं, बल्कि इनकी स्थितियां निश्चित होती हैं, और स्थितियों के निश्चित होने के कारण ही ठोस का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, वो भी निश्चित हो जाता है। तो दोस्तों ठोस का आकार भी निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल की। तो दोस्तों इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसमें अणुओं के पास स्थित होने के कारण, उनके मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है, अणुओं के पास स्थित होने के कारण ठोस के अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक स्थान होता है दोस्तों, बल नहीं दोस्तों, स्थान, अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो काफी कम होता है, और जिस कारण इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है दोस्तों वो काफी प्रबल हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है।
तो दोस्तों अभी मैंने कहा अंतरा आणविक स्थान, उस अंतरा आणविक स्थान का मतलब है अणुओं के मध्य की दूरी। अंतरा आणविक स्थान का मतलब है अणुओं के मध्य की दूरी। तो ठोस में क्या होता है, अणुओं के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, उनमें गैप नहीं होती है, या फिर हम कह सकते हैं उनमें जो दूरी होती है वो नगण्य होती है। तो दोस्तों ये दूरी बहुत कम होने के कारण या फिर नगण्य होने के कारण जो इनके मध्य आकर्षण बल होता है वो काफी प्रबल हो जाता है दोस्तों, और हम कह सकते हैं आकर्षण बल प्रबल होता है किसमें, ठोसों में। क्यों, तो लिखने जा रहे हैं जो बातें अभी मैंने बोली हैं उसे हम लिखने जा रहे हैं। आकर्षण तो इनके मध्य ठोस के मध्य, ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के मध्य या फिर बीच, मध्य अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान जिसका मतलब है, अंतरा आणविक स्थान का मतलब है अणुओं के मध्य की दूरी। अंतरा आणविक स्थान अणुओं के मध्य का अंतर, अणुओं के मध्य की दूरी। अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों नगण्य ही होता है, बहुत कम होता है। अब दोस्तों जब अंतरा आणविक इनके मध्य बहुत कम होता है, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, और इसी कारण से दूरी के बहुत कम हो जाने के कारण से इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को जोड़ने का जो बल होता है दोस्तों काफी प्रबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत कम होने के कारण, जिस कारण ये जा लिखा है दोस्तों, जिस कारण इनमें लगने वाला आकर्षण बल, इनमें लगने वाला आकर्षण बल, इनमें जो आकर्षण बल लगता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, आकर्षण बल काफी प्रबल हो जाता है। इनमें लगने वाला आकर्षण बल काफी प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, काफी प्रबल होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, मैंने लिख भी दिया, जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया वही बात मैंने लिखी है कि ठोसों के अणुओं के मध्य लगने, इनके मध्य जो स्थान होता है, इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, इनके मध्य जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो काफी कम होता है, और अंतरा आणविक स्थान कम होने के कारण ही इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो काफी मजबूत होता है, काफी प्रबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब तक हमने ठोसों की विशेषताओं में 3 हेडिंग्स पर ध्यान दिए हैं। पहली आकार थी, अगला आयतन हुई, और नेक्स्ट जो था हमारा अभी का जो था, अभी जो समझाया मैंने वो था आकर्षण। तो इनमें आयतन क्या, आकार क्या होता है दोस्तों, आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित, और इनका जो आकर्षण होता है वो प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट जो हमारी विशेषता है इसकी घनत्व की, तो इनके घनत्व की बात करेंगे। इनके घनत्व में क्या होता है दोस्तों, इनके अणु काफी पास पास स्थित होते हैं, इनके अणु काफी पास पास स्थित होते हैं, जिससे इनका घनत्व काफी अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अणुओं के पास पास स्थित होने के कारण, अणुओं के पास पास स्थित होने के कारण, पास पास स्थित होने के कारण, आसपास स्थित होने के कारण इनका घनत्व अधिक हो जाता है, इनका घनत्व अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अणुओं के पास पास स्थित होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि ठोस क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनको विशेषताओं के आधार पर कैसे बांट दिया गया। तो ठोस में दोस्तों, ठोस में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, और इनके मध्य की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, जिस कारण
ठोसों में पाए जाने वाले अणु गति करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं और अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो गुण हैं वो निम्नवत हैं। पहला गुण इनकी बात करेंगे आकार। तो इनका आकार कैसा होता है दोस्तों? इनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है। आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित। आकर्षण बल कैसा होता है? आकर्षण बल जो होता है दोस्तों वो प्रबल होता है। आकर्षण बल प्रबल। इनका घनत्व कितना होता, कैसा होता है दोस्तों? तो घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक। ठीक है दोस्तों। आकार, ठोस अवस्था में अणुओं का जो आकार होता है, अणुओं का जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। अणु का स्थान निश्चित होने के कारण ही इनका जो आकार हो जाता है दोस्तों वो भी निश्चित हो जाता है। और इनमें जो आयतन होता है, इनकी स्थितियां, इनके मध्य जो इनमें जो अणु पाए जाते हैं उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं और स्थितियां निश्चित होने के कारण ही दोस्तों जो आयतन होता है वो भी निश्चित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आकर्षण की, आकर्षण बल की। ठोस के अणु के मध्य जो होता है रिक्त स्थान बहुत कम होता है, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है और अंतरा आणविक स्थान जितना कम होगा उनमें आकर्षण बल उतना अधिक होगा और अंतरा आणविक बल जितना अधिक होगा उनके मध्य आकर्षण बल उतना ही कम होगा। और यहाँ पर दोस्तों अंतरा आणविक स्थान बहुत कम है, इसका मतलब इनमें जो आकर्षण बल होगा काफी प्रबल होगा। ठीक है दोस्तों, इनका आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, काफी मजबूत होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे घनत्व की। तो अणुओं के पास स्थित होने के कारण, अणुओं के पास स्थित होने के कारण, अणु जो होते हैं दोस्तों इसके बहुत पास होते हैं और अणुओं के बहुत पास स्थित होने के कारण इनका घनत्व अधिक होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। हम बात करेंगे द्रव अवस्था की। पदार्थ के वर्गीकरण में ठोस के बारे में हमने बताया, अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। तो दोस्तों द्रव की परिभाषा क्या होती है? द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव में जो दोस्तों इनके बीच जो अणु होते हैं उनमें ठोस की अपेक्षा कुछ गैप ज्यादा होती है। ठोसों में क्या होता है, अणुओं के मध्य कोई रिक्त स्थान नहीं होता या फिर बहुत कम रिक्त स्थान होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के मध्य जो स्थान होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनमें रिक्त स्थान पाए जाने के कारण इनके जो अणु होते हैं वो गति करने में कुछ ना कुछ स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा बहुत गति करने में स्वतंत्र हो जाते हैं। और अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर हम इनकी भी विवेचना करेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किन विशेषताओं के कारण इन्हें द्रव कहा गया। ठीक है दोस्तों। तो द्रव में क्या होता है, द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव के अणु काफी, द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दोस्तों, ठोस की अपेक्षा काफी दूर स्थित होते हैं, ठोस की अपेक्षा काफी दूर स्थित होते हैं, दूर स्थित होते हैं। अब दूर स्थित होने के कारण इनके मध्य जो ससंजक बल होगा, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो दोस्तों उतना ज्यादा प्रबल नहीं होता है, वो कमजोर होता है। ठीक है दोस्तों। क्या होता है, इनके मध्य जो ससंजक बल होता है वो काफी कमजोर होता है, जिस कारण क्योंकि अणु की दूरी बढ़ गई और जब दोस्तों दूरी बढ़ गई तो ससंजक बल जो है वो कमजोर पड़ता है, जिस कारण ससंजक बल कमजोर होता है। अब जब दोस्तों इनके मध्य ससंजक बल कमजोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं अणु जो होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उन पर बल लगाने वाला कोई नहीं बचा। अब जब दोस्तों अणुओं पर बल लगाने वाला कोई नहीं बचेगा तो वो भागेंगे और वो गति करेंगे, मतलब कि वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। ससंजक बल कमजोर होता है जिससे अणु गति करने में स्वतंत्र होते हैं, गति करने में स्वतंत्र हो जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, इनके अणु क्या हो जाते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अतः गतिज सिद्धांत के आधार पर, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर द्रव की विवेचना, द्रव की विवेचना, द्रव की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। किन प्रकार से दोस्तों, अब हम इनकी विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वो प्रकार कौन कौन से होंगे, आगे आने वाली हेडिंग्स कौन सी होंगी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैसी वस्तुएं द्रव होंगी। तो दोस्तों पहली हेडिंग होगी हमारी आकार। हम देखेंगे कि उस पदार्थ का आकार कैसा है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आयतन की, आयतन के बारे में, आयतन, ठीक है दोस्तों। और फिर हम बात करेंगे जो इसकी लास्ट हेडिंग होगी तरलता। तो दोस्तों हम इसकी ये 3 गुण देखेंगे और ये 3 गुणों के आधार पर हम पहचान जाएंगे कि ये द्रव होगा, कि ये पदार्थ द्रव होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या दोस्तों, आकार में कैसे, आकार में क्या होगा, इनके अणु जो होते हैं, इनके अणुओं के मध्य दूरी थोड़ी अधिक हो जाती है और दूरी अधिक होने के कारण इनके जो अणु होते हैं गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और गति करने के लिए स्वतंत्र होने का मतलब है दोस्तों, अणु कभी यहाँ भगेगा, कभी यहाँ भगेगा, कभी यहाँ भगेगा और कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ अणुओं का स्थान दोस्तों निश्चित नहीं रहेगा और अणु का स्थान निश्चित ना होने के कारण इनका आकार भी निश्चित नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इनमें अणुओं के स्थान, इनमें इसमें अणुओं का स्थान, अणुओं का स्थान, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता है, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, नहीं होता है। अणुओं का स्थान दोस्तों जो होता है वो निश्चित नहीं होता है और अणुओं के स्थान निश्चित ना होने के कारण, जिस कारण इनका आकार, इनका आकार, आकार क्या हो जाता है दोस्तों, वो भी निश्चित नहीं होता है। इनका आकार निश्चित ना होने का मतलब जो इनका आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जैसा पहले बताया कि जो द्रव के अणु होते हैं उनके मध्य जो गैप होता है, अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है और अंतरा आणविक स्थान ज्यादा हो जाने के कारण इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला ससंजक बल कमजोर पड़ जाता है और ससंजक बल कमजोर पड़ जाने के कारण इनके जो अणु होते हैं इधर भगते हैं उधर भगते हैं, कभी कहाँ गए कभी कहाँ गए, उनका स्थान निश्चित नहीं होता है और स्थान निश्चित नहीं होने के कारण ही इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित हो जाता है। आकार समझ गए होंगे दोस्तों आप कैसे अनिश्चित हो जाता है, मतलब कोई भी आकार नहीं होगा। अगर वो राउंड है तो अणु कहीं भी राउंड को तोड़कर कहीं भी भग जाएंगे। तो अणु अब राउंड जैसे कि मान लीजिए हम परिभाषा आपको ऐसे ही समझा के बता रहे हैं, ये है ऐसे, अब ये हमारे अणु हो गए, अब ये इसके अंदर अणु है। अब कभी ये अणु यहाँ जाएगा दोस्तों, कभी यहाँ भगेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। तो अणु जब इधर उधर भगेंगे दोस्तों तो इसका कोई एक आकार नहीं रहेगा, ये अपना आकार बदलता रहेगा और आकार बदलने के कारण ही इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित कहलाता है। तो दोस्तों इनका जो आकार हो जाएगा वो अनिश्चित होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके आयतन की, कि इसका आयतन अनिश्चित होता है या फिर इसका आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों इसके जो अणु होते हैं, इसके जो बाहरी अणु होते हैं, द्रव के जो बाहर वाले अणु होते हैं, द्रव के बाहरी अणु, द्रव के
बाहरी अणु, बाहरी मतलब दोस्तों भीतर वाले नहीं, उससे थोड़ा बाहर वाले बाहरी अणु। आंतरिक अणुओं से, आंतरिक अणुओं से, आंतरिक अणुओं से दोस्तों क्या होता है, जो द्रव के बाहरी अणु होते हैं, बाहर तरफ जो अणु पाए जाते हैं, पहले जो अणु पाए जाते हैं वो अणु क्या होते हैं, आंतरिक अणुओं से बंधे हुए होते हैं, आंतरिक अणुओं से बंधे हुए होते हैं। और आंतरिक अणुओं से बंधे होने के कारण ये जो होते हैं द्रव की बाहरी सतह को भेद नहीं पाते, द्रव की बाहरी सतह को तोड़ नहीं पाते, वहां से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्रव के जो बाहरी अणु होते हैं वो आंतरिक अणुओं से बंधे होने के कारण, आंतरिक अणुओं से बंधे होने के कारण, बंधे होने के कारण, अब जब दोस्तों बंधे होते हैं तो बंधे होने के कारण इनका ये कहेंगे ये बंधे होने के कारण ये द्रव की बाहरी सतह को, द्रव की बाहरी सतह को, बाहरी सतह को भेद नहीं पाते हैं, बाहरी सतह को भेद नहीं पाते हैं, जिस कारण भेद नहीं पाते हैं दोस्तों। और इसी कारण इनका आयतन, द्रव का आयतन, जिस कारण द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो द्रव का आयतन क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक है, निश्चित होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि द्रव के बाहरी जो अणु होते हैं वे आंतरिक अणुओं से बंधे हुए होते हैं, और आंतरिक अणुओं से बंधे होने के कारण उनकी जो बाह्य सतह होती है उसे भेद नहीं पाते हैं, क्योंकि आंतरिक अणु उन्हें घसीट लेते हैं, उन्हें स्वयं से बांधे रखते हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से गति पूर्णतया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे जो बाहरी परत है उसे भेद नहीं पाते, बाहरी परत के अंदर ही इधर से उधर भगते रहते हैं, और बाहरी परत को भेद ना पाने के कारण द्रव का जो आयतन हो जाता है दोस्तों वो निश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके तीसरे गुण, इसकी तरलता के बारे में। तो इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं दोस्तों, इसकी तरलता के बारे में बात करेंगे। तो इनकी तरलता में, तरलता क्या है दोस्तों, तरलता किसे कहते हैं, तो तरलता के बारे में बताइए जरा। तरलता क्या है दोस्तों, किसी भी वस्तु के बहने का जो गुण होता है उसकी तरलता कहलाती है। कोई भी वस्तु अगर उसमें बहने का गुण पाया जाता है तो उसकी तरलता कहलाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अणु स्वतंत्र रूप से गति कर लेते हैं, और अणु स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, और आकार अनिश्चित हो जाने के कारण ही ये जो द्रव होते हैं तरल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव क्या हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं। इनमें बहने की क्षमता पाई जाती है, इनमें जो बहने की क्षमता हो जाती है वो पाई जाती है। हम कह सकते हैं अणुओं के गतिशील होने के कारण, अणुओं के गतिशील होने के कारण, अणुओं के गतिशील होने के कारण, ये जो अणु होते हैं दोस्तों इनके अणु गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण ही द्रव तरल होते हैं, द्रव तरल होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी। अणुओं में क्या होता है, द्रव के अणुओं में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और रिक्त स्थान अधिक होने के कारण इनके मध्य संसंजक बल कमजोर पड़ जाता है, और संसंजक बल कमजोर पड़ जाने के कारण ये जो है स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। और स्वतंत्र रूप से गति करने का तात्पर्य हुआ इनकी ये गतिशील होते हैं, और अणुओं की गतिशील होने के कारण ही द्रव तरल हो जाते हैं, मतलब कि द्रवों में बहने की क्षमता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। द्रव जैसे कि हमारा पानी जिसम, ठीक है, उसे अगर हम देखते हैं
अगर बॉटल में पानी है उसे ऐसे करके देखो उस बहने लगता है, तो द्रव है क्योंकि दोस्तों, और द्रव में तरलता पाई जाती है, मतलब कि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको ठोस के बारे में बताया, आपको द्रव के बारे में बताया। द्रव क्या होते हैं? द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा काफी दूर स्थित होते हैं और इसके कारण इनका संसंजन बल कमजोर हो जाता है और जिस कारण ये गति करने में स्वतंत्र हो जाते हैं। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर हम इनकी विशेषता निम्न प्रकार कर सकते हैं। इनका वर्गीकरण, इनकी पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनके गुणों के बारे में निम्न प्रकार से जान सकते हैं, जैसे कि आकार, जैसे कि आयतन, तरलता। इनका आकार क्या होता है? आकार अनिश्चित, इनका आयतन निश्चित, और इनमें तरलता, तो तरलता होती है दोस्तों। ठीक है, ये तरल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पदार्थ के तीसरे और अंतिम अवस्था गैस अवस्था के बारे में। तो दोस्तों गैस अवस्था क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो हम अभी आपको लिखवाते हैं। तो समझिए पहले कि गैस अवस्था में जो अणु होते हैं उनमें जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाने के कारण इनके मध्य का आकर्षण या संसंजक बल जो होता है वो नगण्य हो जाता है दोस्तों, वो शून्य हो जाता है, और जिस कारण से इनके वो अणु सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है गैस अवस्था में? गैस अवस्था में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, जो स्थिर रहने वाली ऊर्जा है दोस्तों, ये जो इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गति करने वाली ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों, या रूपांतरित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये गैस अवस्था में जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जिस कारण इनमें आकर्षण बल इनके अणुओं के मध्य, या फिर इनके अणुओं के मध्य, हम बात कह सकते हैं दोस्तों इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य हो जाता है दोस्तों, आकर्षण बल शून्य हो जाता है, और आकर्षण बल शून्य होने के कारण दोस्तों इनमें जब कोई बल लग ही नहीं रहा है तो इनके अणु चाहे जिस दिशा में भ्रमण करें कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। तो इस कारण हो जाता है जिससे इनके अणु सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अणु गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर, अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर इनकी विशेषताएं निम्नवत है या फिर निम्न
हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों, कौन से ऐसे गुण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो पदार्थ गैस है कि द्रव है या फिर ठोस। तो हम बात करेंगे इनके आकार की, इनकी जो विशेषताएं हैं, पहले इनकी आकार की बात करेंगे और आकार के बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके आयतन की, और आयतन के बाद बात करेंगे दोस्तों उनके दाब की, और दोस्तों दाब के बाद हम बात करेंगे उनमें पाए जाने वाली गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे, गतिज ऊर्जा की। तो पहले बात करते हैं दोस्तों आकार। अब इनके आकार में क्या हो दोस्तों, अभी जैसा कि आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ, ऊपर मैं लिख चुका हूँ, तो इनका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इनमें क्या होता है, इनमें इनके अणु जो होते हैं वो, इनके जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं काफ़ी, जिससे उनका ससंजक बल जो होता है, उनका ससंजक बल कमज़ोर पड़ जाता है, आकर्षण बल उनका कमज़ोर पड़ जाता है, और ये गति करने के लिए सभी दिशाओं में स्वतंत्र होते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों आकर्षण बल नगण्य होने के कारण, आकर्षण बल नगण्य होने के कारण या शून्य होने के कारण, नगण्य या शून्य होने के कारण इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। आकर्षण बल नगण्य होने के कारण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जैसी स्थितिज ऊर्जा इनकी गतिज ऊर्जा में बदलती है दोस्तों, तो क्या होता है, इनके अणु जो होते हैं सभी दिशाओं में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, सभी दिशाओं में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे अणु भ्रमण के लिए सभी दिशाओं में, जिससे अणु सभी दिशाओं में भ्रमण हेतु, सभी दिशाओं में भ्रमण हेतु स्वतंत्र होते हैं, भ्रमण हेतु स्वतंत्र होते हैं। अतः दोस्तों सभी दिशाओं में भ्रमण हेतु स्वतंत्र होते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, इनमें कोई भी कुछ भी रोक टोक करने वाला नहीं, कोई भी बल नहीं रोकने वाला नहीं है, अतः कोई बल रोकने वाला नहीं है। इसलिए इनका जो आकार होता है दोस्तों वो अनिश्चित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, इस कारण इनका आकार या फिर गैस का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है इनके आकार में, आकर्षण बल नगण्य होता है, आकर्षण बल नगण्य होने के कारण इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और गतिज ऊर्जा होने के कारण ये सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगते हैं, सभी दिशाओं में भ्रमण हेतु कभी इनका यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। तो इनका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अणु एक जगह पर स्थित नहीं है, तो इनके आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आयतन की। तो आयतन में क्या होता है दोस्तों, स्थिति निश्चित ना होने के कारण इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। अणुओं की स्थिति, अणुओं की या फिर अणुओं का स्थान, अणुओं का स्थान निश्चित ना होने के कारण, अणुओं का स्थान निश्चित ना होने के कारण इनका स्थान अनिश्चित हो जाता है दोस्तों। इनका स्थान नहीं, अणुओं का स्थान निश्चित न होने के कारण इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। आकार के साथ साथ आयतन भी अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है।
ठीक है दोस्तों। तो इनका आकार भी अनिश्चित और इनका आयतन भी अनिश्चित, मतलब कि आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दाब की कि दाब में क्या होता है। दाब में जब किसी पात्र में, जब किसी बर्तन में इनके अणु, गैस के जो अणु होते हैं टकराते हैं, तो टकराने के बाद संवेग परिवर्तन के फलस्वरूप इनमें जो संवेग परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन के फलस्वरूप गैसों में दाब उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। तो किसी बर्तन में या बर्तन की दीवारों से टकराने से क्या होता है दोस्तों, बर्तन की दीवारों से टकराने से इनमें संवेग उत्पन्न होता है या संवेग परिवर्तन होता है दोस्तों। संवेग परिवर्तन होता है और संवेग परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या हो जाता है दोस्तों, इनमें दाब उत्पन्न होता है। फलस्वरूप इनमें या फिर गैस में दाब उत्पन्न होता है। आई बात समझ में दोस्तों। क्या होता है, गैस में बर्तन के दीवारों से जब ये टकराते हैं तो टकराने के बाद साथ इनके अणुओं में क्या होता है, संवेग परिवर्तन, और संवेग परिवर्तन के फलस्वरूप ही ये क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों, दाब उत्पन्न करते हैं। बाद में बात करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट हेडिंग इनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो गतिज ऊर्जा में दोस्तों अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा, इनकी जो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों, ऊपर हम लिख चुके हैं, जो इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाने के कारण गतिज ऊर्जा में बदल जाने के कारण इनकी, मतलब कि गैस की, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। आ गई होगी दोस्तों बात समझ में, बात हजम हो गई होगी एकदम मस्त दोस्तों। क्या होता है, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और गतिज ऊर्जा में बदल जाने के कारण ही इनका जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो गैस के बारे में हमने बात की, गैस के बारे में चर्चा की। तो गैस अवस्था में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे इनके अणु जो होते हैं उनमें मध्य जो आकर्षण बल होता है वो काफी कम हो जाता है, और कम होने के कारण ही, आकर्षण बल कम होने के कारण ही इनमें जो गति करने की क्षमता होती है वो सभी दिशाओं में भ्रमण कर सकते हैं, और भ्रमण करने के कारण ही हम क्या कह सकते हैं, उनके आकार क्या हो जाते हैं दोस्तों, अनिश्चित हो जाते हैं। उनके आकार अनिश्चित होते हैं, उनका जो आयतन हो जाता है दोस्तों वो भी क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। लेकिन इनमें जो दाब होता है दोस्तों वो दाब उत्पन्न होने लगता है, और गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है दोस्तों तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ठोस द्रव तथा गैस में अंतर। ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए जय हिंद।